नमस्कार विद्यार्थियों। सनराइज एजुकेशन एकेडमी समनिरी के ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत। आज हम कक्षा 9 विषय सामाजिक विज्ञान इतिहास खंड के अध्याय 4 वन्य जीव एवं उपनिवेशवाद, वन्य समाज और उपनिवेशवाद, इस प्रकरण में हम भारत में वन विद्रोह एवं जावा के जंगलों में हुए बदलाव के बारे में आपको अवगत कराएंगे। विद्यार्थियों, पूर्व के अध्याय में हमने देखा कि किस प्रकार उपनिवेशवाद में उपनिवेशिक राष्ट्रों ने अपने उपनिवेशों के अंदर लोगों के जनजीवन को प्रभावित किया, जंगलों को प्रभावित किया। हिंदुस्तान और दुनिया भर में वन्य समुदायों ने अपने ऊपर थोपे गए बदलावों के खिलाफ बगावत की। संताल परगना में सिद्धू और कान्हू, छोटा नागपुर में बिरसा मुंडा और आंध्र प्रदेश में अल्लूरी सीताराम राजू को लोकगीतों और कथाओं में अंग्रेजों के खिलाफ उभरे आंदोलन के नायक के रूप में याद किया जाता है। अब हम बस्तर रियासत में 1910 में हुए ऐसे एक विद्रोह के बारे में विस्तार पूर्व अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, बस्तर छत्तीसगढ़ के सबसे दक्षिणी छोर पर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र की सीमाओं से लगा हुआ क्षेत्र है। बस्तर का केंद्रीय भाग पठारी है और इस पठार के उत्तर में छत्तीसगढ़ का मैदान और दक्षिण में गोदावरी का मैदान है। इंद्रावती नदी बस्तर के आर पार पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती है। बस्तर में मरिया और पुरिया, गोंड, धुरवा, भतरा, हलबा अनेक आदिवासी समुदाय रहते हैं। यहाँ के लोग अलग अलग जुबानें बोलने के बावजूद इनके रीति रिवाज और विश्वास एक जैसे हैं। बस्तर के लोग मानते हैं कि हर एक गांव को उनकी जमीन धरती माता से मिली है और बदले में वे प्रत्येक खेतीहर त्योहारों पर धरती को चढ़ावा चढ़ाते हैं। धरती के अलावा वे नदी, जंगल, पहाड़ों को, आत्मा को भी उतना ही मानते हैं। चूंकि हर गांव को अपनी एक चौहदी का पता है, चौहदी यानी सीमा, इसलिए वे लोग अपनी सीमाओं के भीतर प्राकृतिक संपदाओं की देखभाल करते हैं। यदि एक गांव के लोग दूसरे गांव में जंगल से थोड़ी लकड़ी लेना चाहते हैं तो इसके बदले में एक छोटा सा शुल्क अदा करते हैं, जिसे देवसारी, दान या मान कहा जाता है। देवसारी, दान या मान कहा जाता है। कुछ गांव अपने जंगलों की हिफाजत के लिए चौकीदार रखते हैं, जिन्हें वे हर घर से थोड़ा थोड़ा अनाज दिया जाता है। हर वर्ष एक बड़ी सभा का आयोजन होता है, जहाँ एक परगने यानी गांवों का समूह के गांवों का मुखिया जुड़ते हैं और जंगल के तमाम दूसरे अहम मुद्दों पर चर्चा करते हैं। लोगों का भय विद्यार्थियों, इस नक्शे में हम देख सकते हैं कि बस्तर का विस्तार किस प्रकार है। उत्तर में दुर्ग, रायपुर छत्तीसगढ़ के, और पूर्व में उड़ीसा, पश्चिम में महाराष्ट्र और दक्षिण पश्चिम के अंदर आंध्र प्रदेश और उत्तर में कोलाब।
बस्तर रियासत को कांकेर रियासत में मिला दिया गया और ये एक पूरा क्षेत्र मध्य प्रदेश का बस्तर जिला बना। 1998 में इस जिले को एक बार फिर कांकेर, बस्तर और दंतेवाड़ा जिलों में बांट दिया गया और 2000 में जिसे छत्तीसगढ़ का हिस्सा बना दिया गया। 1990 का विद्रोह कांकेर वन क्षेत्र से ही शुरू हुआ था और जल्दी ही अन्य राज्यों में फैल गया। औपनिवेशिक सरकार ने 1905 में जब जंगलों के 2/3 हिस्से को आरक्षित करने, घुमंतू खेती को रोकने और शिकार व वन्य उत्पादों के संग्रह पर पाबंदी लगाने जैसे प्रस्ताव रखे तो बस्तर के लोग बहुत परेशान हो गए। कुछ गांवों को आरक्षित वनों में इस शर्त पर रहने दिया गया कि वे वन विभाग के लिए पेड़ों की कटाई और ढुलाई का काम मुफ्त में करेंगे और जंगल को आग से बचाएंगे। बाद में इन्हीं गांवों को वन ग्राम कहा गया। बाकी गांवों के लोग बगैर किसी सूचना या मुआवजे के हटा दिए गए। काफी समय से गांव वाले जमीन के बढ़े हुए लगान और औपनिवेशिक अफसरों के हाथों बेगार और चीजों की निरंतर मांग से त्रस्त थे। इसके बाद भयानक अकाल का दौर आया। पहले 1899 से 1900 में और फिर 1907 से 1908 में वन आरक्षण ने चिंगारी का काम किया। लोगों ने बाजारों में त्योहारों के मौके पर कहीं भी गांवों के मुखिया और पुजारी इकट्ठा होते और वहां जमा होकर इन मुद्दों पर चर्चा करना प्रारंभ कर दिया। कांकेर वनों के ध्रुवा समुदाय के लोग इस मुहिम में सबसे आगे थे। ध्रुवा क्योंकि आरक्षण सबसे पहले यही लागू हुआ था। हालांकि कोई एक व्यक्ति इसका नेता नहीं था, लेकिन बहुत सारे लोग नेता नार गांव के गुंडा धुर को इस आंदोलन का अहम शख्सियत मानते हैं। उन्नीस 1910 में आम की टहनियाँ, मिट्टी के ढेले, मिर्च और तीर गांव-गांव चक्कर काटने लगे। ये गांवों में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का संदेश था। हर एक गांव ने इस बगावत के खर्चे में कुछ न कुछ मदद की। बाजार लूटे गए। अफसरों, व्यापारियों के घर, स्कूल और पुलिस थानों को लूटा जलाया गया और अनाज का पुनर्वितरण किया गया। जिन पर हमले हुए उनमें से ज़्यादातर लोग औपनिवेशिक राज्य और इसके दमनकारी कानूनों से किसी न किसी प्रकार से जुड़े हुए थे। इन घटनाओं के एक संदिग्ध गवाह मिशनरी विलियम वार्ड ने लिखा, पुलिस वालों, व्यापारियों और जंगल के अर्दलियों, स्कूल मास्टरों और प्रवासियों का हुजूम चारों तरफ से जगदल में चला रहा था। अंग्रेजों ने बगावत को कुचल देने के लिए सैनिक भेजे। आदिवासी नेताओं ने बातचीत करनी चाहिए, लेकिन अंग्रेजी फौज ने उनके तंबुओं को घेर कर गोलियां चला दी। इसके बाद बगावत में शरीक लोगों पर कोड़े बरसाते हुए उन्हें सजा देते सैनिक गांव घूमने लगे। ज़्यादातर गांव खाली हो गए। कुछ लोग भागकर जंगलों में चले गए। अंग्रेजों को फिर नियंत्रण पाने में 3 महीने फरवरी से मई तक लग गए। फिर भी वे गुंडा धुर और को कभी पकड़ नहीं सके। विद्रोहियों की सबसे बड़ी जीत ये रही कि आरक्षण का काम कुछ समय के लिए
स्थगित कर दिया गया और आरक्षित क्षेत्र को भी 1910 से पहले की योजना के लगभग वादा कर दिया। बस्तर के जंगलों और लोगों की कहानी यही खत्म नहीं होती है। आज़ादी के बाद भी लोगों को जंगलों से बाहर रखने और जंगलों को औद्योगिक उपयोग के लिए आरक्षित करने की नीति कायम रही। 1970 के दशक में विश्व बैंक ने प्रस्ताव रखा कि कागज उद्योग को लुगदी, उपलब्ध कराने के लिए 4600 हेक्टेयर प्राकृतिक साल की जगह देवदार के पेड़ लगाए जाएं, लेकिन स्थानीय पर्यावरणविदों के विरोध के फलस्वरूप ये योजना पूरी नहीं हो पाई। इस अध्याय में स्रोत पेज नंबर 91 में देखें। भोंडिया के 400 लोगों को इकट्ठा कर कई सारे बकरों की कुर्बानी दी और दीवान, जिसके बीजापुर की तरफ से आने की संभावना थी, को बीच में ही रोकने के लिए चल पड़ा। 10 फरवरी को चली ये भीड़ ने पुलिस चौकी तथा मारेंगा स्कूल जला दिया। केसलूर में लाइनें व पशु अवरोधशाला और टोकापाल राजूर में भी एक स्कूल को जलाया गया। दीवान को सुरक्षित वापस लाने के लिए भेजे गए स्टेट रिजर्व पुलिस के एक हेड कांस्टेबल और 4 कांस्टेबलों को बंधक बना लिया गया। एक दस्ता करंजी स्कूल जाने के लिए छोड़ दिया गया। इस भीड़ ने गार्डों के साथ कोई बदसलूकी करने के बजाय उनके हथियार उनसे लिए और उन्हें छोड़ दिया। भोंडिया मांझी के नेतृत्व में बागियों के एक दल ने कोयर नदी का रास्ता लिया, क्योंकि दीवान मुख्य सड़क छोड़कर इधर से आ रहा था। बाकी लोग बीजापुर से आने वाली मुख्य सड़क को बंद करने के लिए दिलमिली चले गए। बुद्धू मांझी और हरचंद नाइक ने मुख्य दल की कमान संभाली। ब्रिटेन पॉलिटिकल एजेंट छत्तीसगढ़ फ्यूडेटरी स्टेट का 23 जून 1910 को कमिश्नर छत्तीसगढ़ डिवीजन के नाम पत्र लिखा गया था। उसमें ये घटना का उल्लेख किया गया है। स्रोत 6 बस्तर में रहने वाले बुजुर्ग की इस लड़ाई के बारे में जिसे उन्होंने अपने माता पिता से सुना था, वे बताते हैं। कनकापाल के पोदियामी गंगा को उसके पिता पोदियामी टोकली ने बताया कि अंग्रेजों ने आकर जमीन लेनी शुरू कर दी। राजा को आसपास क्या हो रहा था इसकी परवाह न थी, इसलिए जमीन ली जा रही है। ये देख उनके समर्थकों ने लोगों को इकट्ठा किया। लड़ाई शुरू हुई। उसके कट्टर समर्थक मारे गए और बाकियों पर कोड़ों से मार पड़ी। मेरे पिता पोदियामी तोकेले को भी कोड़ों से पीटा गया, लेकिन वह भागने में कामयाब हुए और बच निकले। ये आंदोलन अंग्रेजों से छुटकारा पाने के लिए था। अंग्रेज उनको घोड़ों से बांधकर घसीटा करते थे। हरे गांव से 2-4 लोग जगदलपुर गए और चिदपाल के गार्गी देवा और मिखोला, माकी मिरास के डोल और अरबा बुंदी, बालेरास का वादा पांडू, पालेम का गंगा और दूसरे ढेर सारे लोग। इसी तरह नंदरासा के एक बुजुर्ग चंदू ने कहा कि लोगों की तरफ पुरनिया थे। पामेल के मिल्ले, मुदाल, नंदरासा के सोएकाल ध्रुवा और पंडवा मांझी, हर परगना के लोग अलनार तरह इकट्ठा हुए। एक झटके में पलटन ने सबको घेर लिया। कुंडा धूर उड़ सकते थे, इसलिए वे उड़ निकले, लेकिन तीर कमान वाले अब क्या करें। रात में लड़ाई होने लगी। लोग झाड़ियों में छिप छिप कर पेट के बल भागे और फौज की पलटन भी भागी। जो लोग जिंदा बचे वे किसी तरह गांव पहुंचे। अब हम एशिया के एक हिस्से इंडोनेशिया की तरफ चलते हैं। इंडोनेशिया एक दक्षिणी पूर्वी एशिया का एक द्वीप समूह है, देश है जावा। शब्दावली में देखें। बागान
जब बहुत बड़े स्तर पर एक विशाल क्षेत्र पर एक ही तरह के पेड़ लगाए जाए, विशेषकर व्यावसायिक उद्देश्य के लिए, तो उसे बागान कहा जाता है, जैसे आसाम के चाय के बागान। विद्यार्थियों, प्रकरण 4, जावा के जंगलों में हुए बदलाव। जावा को आजकल इंडोनेशिया के चावल उत्पादक द्वीप के रूप में जाना जाता है, लेकिन एक जमाने में यह क्षेत्र अधिकांश वनाच्छादित था। इंडोनेशिया एक डच उपनिवेश था, हॉलैंड का उपनिवेश था। जैसा कि हम देखेंगे कि भारत व इंडोनेशिया के वन कानूनों में कई समानता थी। इंडोनेशिया में जावा की वह क्षेत्र है जहाँ डचों ने वन प्रबंधन की शुरुआत की थी। अंग्रेजों की तरह वे भी जहाज बनाने के लिए जावा से लकड़ी हासिल करना चाहते थे। सन 1600 में जावा की अनुमानित आबादी 34 लाख थी। हालांकि उपजाऊ मैदानों के ढेर सारे गांव थे, लेकिन पहाड़ों में भी घुमंतू खेती करने वाले अनेक समुदाय रहते थे। जावा के लकड़हारे। जावा में कलांग समुदाय के लोग कुशल लकड़हारे और घुमंतू किसान थे। उसका महत्व इस बात से आंका जा सकता है कि 1755 में जब जावा की माताराम रियासत बटी, तो यहाँ 6000 कलंग परिवारों को दोनों राज्यों में बराबर बांट दिया गया। उनके कौशल के बगैर सागौन की कटाई कर राजाओं के महल बनाना बहुत मुश्किल था। डचों ने जब 18वीं सदी में वनों पर नियंत्रण स्थापित किया, तो डचों कलांग ने उनका प्रतिरोध किया, लेकिन इस विद्रोह को दबा दिया गया। कलांग के लिए काम करें। 1970 में कलांगों ने 10 किलों पर हमला करके उनकी प्रतिरोध किया, लेकिन इस विद्रोह को दबा दिया गया। डच वैज्ञानिक वानिकी क्या थी? डचों ने जो वहाँ पर 19वीं सदी में जब लोगों के साथ साथ इलाकों पर भी नियंत्रण करना जरूरी लगने लगा, तो डच उपनिवेशकों ने जावा में वन कानून लागू कर ग्रामीणों की जंगल तक पहुंच पर बंदिश थोप दी। इसके बाद नाव व घर बनाने जैसे खास उद्देश्यों के लिए सिर्फ चुने हुए जंगलों से ही लकड़ी काटी जा सकती थी। भारत की तरह यहाँ भी जहाज और रेल लाइनों के निर्माण ने वन प्रबंधन और वन सेवाओं को लागू करने की आवश्यकता पैदा की। तो ग्रामीणों को मवेशी चराने, बिना परमिट लकड़ी ढोने या जंगल से गुजरने वाली सड़क पर घोड़ा गाड़ी अथवा जानवरों पर चढ़कर आने के लिए दंडित किया जाने लगा। भारत की तरह यहाँ भी जहाज और रेल लाइनों के निर्माण ने वन प्रबंधन और वन सेवाओं को लागू करने की आवश्यकता पैदा कर दी। 1882 में अकेले जावा से ही 2,80,000 स्लीपरों का निर्यात किया गया। जाहिर है कि पेड़ काटने और लट्ठों को ढोने और स्लीपर तैयार करने के लिए श्रम की आवश्यकता थी। उन्नीस में अकेले जावा से ही 2,80,000 स्लीपरों का निर्यात किया गया। जाहिर है कि पेड़ काटने, लट्ठों को ढोने और स्लीपर जैसे तैयार करने के लिए श्रम की आवश्यकता थी। डचों ने पहले तो जंगलों में खेती की जमीनों पर लगान लगा दिया
और बाद में कुछ गांवों की शर्त पर इसे मुक्त कर दिया कि वे सामूहिक रूप से पेड़ काटने और लकड़ी ढोने के लिए भैंसें उपलब्ध कराएंगे मुफ्त में। इस योजना को ब्लेंडॉग-डिएस्टेन के नाम से जाना गया। बाद में वनवासियों को लगान माफी के बजाय थोड़ा थोड़ा मेहनताना दिया जाने लगा, लेकिन वन भूमि पर खेती करने के लिए उनके अधिकार सीमित कर दिए गए। सुमीन की चुनौती। सन 1890 के आसपास सागौन के जंगलों में स्थित रांदुलता तुंग गांव के निवासी सुरंती को सुमीन ने जंगलों पर राजकीय मालिकाने पर सवाल खड़ा किया। उनका तर्क था कि चूंकि हवा, पानी, जमीन, लकड़ी राज्य की बनी हुई नहीं है, इसलिए उन पर उनका अधिकार नहीं हो सकता। जल्दी ही एक व्यापक आंदोलन खड़ा हो गया। इस आंदोलन को संगठित करने में सामीन का दामाद भी सक्रिय था। 1907 से तक 3000 परिवार उनके विचार को मानने लगे थे। डच जब जमीन का सर्वेक्षण करने आए तो कुछ साम्यवादियों ने अपनी जमीन पर लेटकर उसका विरोध किया, जबकि दूसरों ने लगान या जुर्माना भरने या बेकार करने से इनकार कर दिया। इसका स्रोत देखें। यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अफसर डर्क वॉन ओजेंट्रॉप ने उपनिवेशकालीन जावा में कहा था, बटाविया के लोगों चौंक पड़ो, आश्चर्य से सुनो, मुझे जो तुम्हें बताना है। हमारे बेड़े नष्ट हो चुके हैं, हमारा व्यापार मुरझा चुका है, हमारा नौकायन नष्ट होने वाला है। उत्तरी ताकतों से हम बेपनाह दौलत देकर जहाज़ों को बनाने के लिए लकड़ी और दूसरी सामग्री खरीदते हैं, और जावा में हम सामरिक व व्यापारिक संगठित दलों को, जिनकी जड़ें इस धरती में धसी है, छोड़ते हैं। हाँ, जावा के जंगलों में एक सम्मानजनक नौसेना के निर्माण को बहुत ही कम समय में संभव करने के लिए पर्याप्त लकड़ी, साथ ही जितनी जरूरत हो उतने व्यापारिक जहाज़ों को बनाने के लिए भी। इसके बावजूद जावा के जंगल उतनी तेजी से उगते हैं जितनी तेजी से उन्हें काटा जाता है। उचित प्रबंधन और अच्छी देखरेख के साथ ये स्रोत कभी खत्म नहीं होंगे। डर्क वॉन ओजेंट्रॉप, पेलुसो रिच फॉरेस्ट, पुअर पीपुल 1992 में उदय थे। ये उस समय का जावा का नक्शा देख सकते हैं। ये बोर्नियो, ये सुमात्रा द्वीप है और ये जावा का टापू है। डच ईस्ट इंडीज को कहा जाता है। ये दक्षिणी चीन सागर है और ये मलया राज्य है, मलेशिया जिसको कहते हैं। युद्ध और वन विनाश। पहले और दूसरे विश्व युद्ध का जंगलों पर गहरा असर पड़ा। भारत में तमाम चालू कार्य योजनाओं को स्थगित करके वन विभाग ने अंग्रेजों की जंगी जरूरतों को पूरा करने के लिए बेहताशा पेड़ काटे। जावा पर जापानियों के कब्जे से ठीक पहले डचों ने भस्म कर भागो नीति अपनाई, जिसके तहत आरा मशीनों और सागौन के विशाल लट्ठों के ढेर जला दिए, जिससे वे जापानियों के हाथ न लग जाए। इसके बाद जापानियों ने वनवासियों को जंगल काटने के लिए बाध्य करके अपने युद्ध उद्योग के लिए जंगलों का निर्मम दोहन किया। बहुत सारे गांव वालों ने इस अवसर का लाभ उठाकर जंगल में अपनी खेती का विस्तार किया। जंग के बाद इंडोनेशियाई वन सेवा के लिए इन जमीनों को
वापस हासिल कर पाना कठिन था। हिंदुस्तान की तरह यहाँ भी खेती योग्य भूमि के प्रति लोगों की चाह और जमीन को नियंत्रण करने और उससे बाहर रखने के लिए वन विभाग की जिद के बीच टकराव पैदा हुआ। वानिकी में नए बदलाव। 80 के दशक में एशिया और अफ्रीका की सरकारों को ये समझ में आने लगा कि वैज्ञानिक वानिकी और वन समुदायों को जंगलों के बाहर रखने की नीतियों के चलते बार बार टकराव पैदा होते हैं। परिणाम स्वरूप वनों से इमारती लकड़ी हासिल करने की बजाय जंगलों का संरक्षण ज़्यादा महत्वपूर्ण लक्ष्य बन गया। सरकार ने यह भी मान लिया कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए वन प्रदेशों में रहने वालों की मदद लेनी होगी। मिजोरम से लेकर केरल तक हिंदुस्तान में हर कहीं घने जंगल इसलिए बस पाए कि ग्रामीणों ने सरना, देवराकोन, कान, राई आदि नामों से पवित्र बगीचा समझकर इसकी रक्षा की। कुछ गांवों में वन रक्षकों के निर्भर रहने के बजाय अपने जंगलों की चौकसी आप करते थे। इसमें हर परिवार बारी बारी से अपना योगदान देता था। स्थानीय वन समुदाय और पर्यावरण वन प्रबंधन के वैकल्पिक तरीकों के बारे में सोचते थे। इसका उदाहरण हमारे यहाँ पे राजस्थान में बिश्नोई समाज के लोग हैं जो खिजड़ी और हिरण की रक्षा के लिए और पारिस्थितिक संतुलन के लिए जिन्होंने बहुत काम किया है। और खिजड़ी में 367 लोग से ज़्यादा लोगों ने वहाँ पे बलिदान दिया था पेड़ों को बचाने के लिए। विद्यार्थियों, औपनिवेशिक काल में वन प्रबंधन में किन किन समूह को प्रभावित किया? जैसे झूम की खेती करने वाले किसान। औपनिवेशिक काल में वन प्रबंधन की नीति में परिवर्तन का झूम खेती करने वालों पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। खेती की इस पद्धति पर प्रतिबंध लगा दिए जाने के कारण उन्हें दूसरा कोई व्यवसाय अपनाना पड़ा तथा उनके स्वतंत्र जीवन यापन की प्राचीन व्यवस्था चरमरा गई। विभिन्न क्षेत्रों में उनका शोषण होने लगा। साथ ही वह नई नीति ने इस तरह से उन्हें बंधुआ मजदूर बना दिया गया। दूसरा समुदाय था घुमंतु और चरवा समुदायों का प्रभाव। वन प्रबंधन की नीति ने घुमंतु और चरवा समुदायों को सुरक्षित वनों में अपनी गतिविधियां चलाने से रोक दिया गया। फलतः उनकी रोजी रोटी प्रभावित हुई। वनोत्पाद के व्यापार को रोके जाने से इन समुदायों के लिए आय के स्रोत बंद हो गए और इनका जीवन यापन कठिन हो गया। लकड़ी और वन उत्पादों का व्यापार करने वाली कंपनियों पर क्या प्रभाव पड़ा? वन प्रबंधन की नीति के तहत इन कंपनियों को लकड़ी और वन उत्पाद का व्यापार करने का अधिकार दिया गया। इस समूह के लोगों को इस नीति का सर्वाधिक लाभ पहुंचा। इसके फलस्वरूप उन्होंने अपने और सरकार के लिए विशाल मात्रा में वनों के दोहन और आदिवासियों के शोषण द्वारा धन एकत्रित किया। बागान मालिकों पर प्रभाव। वन प्रबंधन की नीति से बागान मालिकों को अपने व्यवसाय से बहुत अधिक लाभ हुआ। अवनीकरण के पश्चात चाय, कॉफी, रबड़ आदि के नए बागानों का विकास किया गया। इन बागानों में भूमिहीन समुदायों से मुक्त काम कराया जाता था। चूँकि इन उत्पादों का उत्पादन का निर्यात होता था अतः सरकार और कंपनियों को बहुत अधिक लाभ हुआ। शिकार खेलने वाले राजाओं और अंग्रेजों पर क्या प्रभाव हुआ? हालांकि वन प्रबंधन की नीति में जंगलों में शिकार करना प्रतिबंधित किया गया था, परंतु इनमें भेदभाव किया गया। राजा महाराजाओं और ब्रिटिश अधिकारियों इन नियमों के निर्माण के बावजूद शिकार करते रहे। उनके साथ सरकार की मौन सहमति थी, क्योंकि बड़े जंगली जानवरों को वे आदिम, असभ्य और बर्बर समुदाय का शिक्षक मानते थे।
अतः भारत को सभ्य बनाने के नाम पर इन जानवरों बस्तर और जावा के उपनिवेश प्रबंधन में क्या समानता थी? भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के दक्षिण सुदूर में स्थित बस्तर जिला है, जबकि जावा इंडोनेशिया देश में एक स्थित द्वीप है। भारत में अंग्रेजों का और इंडोनेशिया में डचों का उपनिवेश रहा। औपनिवेशिक काल में बस्तर और जावा दोनों में वन प्रबंधन में निम्नलिखित समानताएं देखी जा सकती है। रेलवे तथा जहाज निर्माण के लिए अत्यधिक संख्या में पेड़ों की कटाई की गई। दोनों ही स्थानों पर शिकार को प्रतिबंधित किया गया। घुमंतू और चरवाहे समुदायों को वनों में प्रवेश करने से रोका गया। वनवासी समुदायों द्वारा पेड़ों की कटाई का विरोध करने पर उन्हें प्रताड़ित किया गया। वनोत्पाद से संबंधित स्थानीय लोगों द्वारा किए जाने वाले व्यापार को रोका गया। वन भूमि को ग्रामीण, सुरक्षित और संरक्षित वर्गों में वर्गीकरण किया गया। वनवासी समुदायों को जंगल में वन अपने घरों में रहने के लिए या किराया देने के लिए या बेघरी के लिए मजबूर किया गया। वनों की कटाई तथा बगीचों के विकास के लिए यूरोपीय फर्मों को लाइसेंस प्रदान किए गए। दोनों स्थानों पर औपनिवेशिक वन प्रबंधन का उद्देश्य सरकारी सत्ता को लाभ पहुंचाना और स्थानीय वनों में या आसपास रहने वाले लोगों का शोषण करना था। इन नीतियों के निर्माण में दोनों स्थानों पर स्थानीय लोगों को शामिल नहीं किया गया, बल्कि यूरोपीय विशेषज्ञों ने इस नीतियों को अपने हितों के लिए इसका निर्माण किया गया। युद्ध से किस प्रकार जंगल प्रभावित होते हैं? युद्ध से जंगल कैसे प्रभावित होते हैं? विरोधी सेना सबसे पहले भोजन, संसाधन और छिपने की जगहों को नष्ट करना चाहती है, इसलिए दोनों की आपूर्ति में वन काफी सहायक होते हैं। थल सेना और वायुसेना की दृश्यता स्पष्ट करने के लिए जंगलों को जला दिया जाता है, क्योंकि वे एक अवरोध के रूप में काम करते हैं। युद्धरत सेना को तुरंत रास्ता उपलब्ध कराने के लिए वनों को काट कर रास्ता सुगम किया जाता है। युद्ध के समय विभिन्न सरकारें लकड़ी के विशाल भंडारों एवं आहारों मिलों को स्वयं भी जला से डालती है, जिससे वे संसाधन शत्रु के हाथ न लग जाए। आधुनिक समय में आक्रमण से बचने के लिए सेनाएं तथा युद्ध सामग्री को घने जंगलों में छिपा कर देती है, ताकि उन पर कोई हमला न कर सके। शत्रु विरोधी सेनाओं और उनके युद्ध सामग्री पर कब्जा करने के लिए वनों को निशाना बनाते हैं। युद्ध में त्रस्त व्यस्त हो जाने पर बहुत से देशों का ध्यान वनों पर को सुव्यवस्थित ढंग से विकास करने के कार्यों से हट जाता है। इस परिणाम स्वरूप बहुत से वन लापरवाही के शिकार हो जाते हैं और वनों में रहने वाले कई लोग, जिनको उन स्थानों से विस्थापित होना पड़ता है, और युद्ध के कारण कई सारे जंगली जानवरों का शिकार भी सैनिकों के द्वारा किया जाता है। इसी के साथ में इतिहास खंड के ये अध्याय यहीं पर समाप्त हुआ और इसमें अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं। बागान किसे कहते हैं? बस्तर कहाँ स्थित है? देवसारी किसे कहते हैं? युद्धों से जंगल क्यों प्रभावित होते हैं, अभी हमने पढ़ा। बस्तर और जावा में क्या समानताएं थी, जो भी हमने पढ़ा है। इसके साथ में ये अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। आपको कोई भी डाउट हो इतिहास से संबंधित तो आप डाउट क्लास में अवश्य आए। इसके साथ में बार बार इन अभ्यास प्रश्नों का दोहरान करें। धन्यवाद।